कहना चाहूँगा, 2014 के बाद इसमें बदलाव आया है, इस सोच के अंदर बदलाव आया है। और आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, 2011-12 में हमने अपने उत्तरी बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 72 प्रोजेक्ट थे रोड के, कनेक्टिविटी के। कोई काम शुरू नहीं हुआ, ना 2012 में नहीं हुआ, यानी कि हम कहते रहे। अब काम तो तब शुरू होता है ना जब पैसे दिए जाते हैं। 2013 में कुछ नहीं हुआ, मैं 2012 में रिटायर हो गया। ये सारे काम शुरू हुए 2014 में सरकार के बनने के बाद, और ये काम सरकार के 5 साल के कार्यकाल के अंदर पूरे हो गए। ये फ़र्क है। तो एंटनी साहब तो सर संसद में कहते थे कि हमने चाइना के बॉर्डर पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया ताकि उनको कोई ऐसा डर ना लग जाए कि भारत कुछ हमला कर देगा। मैं कह रहा हूँ, एक सोच अलग थी, वो सोच अलग थी। उस सोच के अंदर सेनाओं की सुदृढ़ता के लिए समय नहीं था, सोच नहीं थी, पैसा नहीं था कि हमारी सेनाएं और अच्छी बन सकें। और इसीलिए इस पूरे सिस्टम के अंदर एक कमी आ गई। सर पहले जब डिफेंस डील्स होती थी तो हम लोगों के लिए भी अच्छी बात ये रहती थी कि बहुत खबर मिलती थी कि इधर दलाली खाली, उधर ये हो गया। आजकल नहीं आती। आजकल नहीं आती। ये कैसे बदल गया है? नहीं, देखिए, ये बदला इसलिए कि कई चीज़ें जो हैं, जो एक कहना चाहिए सेनाओं को वित्तीय जिम्मेवारी जो दी गई अलग अलग लेवल पर, ताकि वो अपने सामान के लिए ये जो पुराना जो सिस्टम बना उसके अंदर ना जा सके। वो जो भी जनरल फाइनेंशियल ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन उनके पास ये सहूलियत है कि अगर उनको इमीडिएटली कोई चीज़ लेनी है वो ले सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने आने के बाद किया। हाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिससे आज की तारीख में, उदाहरण के तौर पे, आपको ड्रोन लेना है। पुराना सिस्टम होता था, आप ड्रोन की रिक्वायरमेंट देंगे, इतना ऊंचा उड़ना चाहिए, उसके इतने पंख होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद वो जाएगा, इवेलुएट होगा, आपके पास 2-4 वेंडर आएंगे, फिर उनकी ट्रायल होगी, और ट्रायल होने के बाद फिर इवेलुएशन होगा। उसके बाद शायद आपको सुनने को मिले वो, अरे उसका नहीं हुआ, उसका हो गया। यही होता था पहले। अभी क्या है कि उनको लेना है, वो ट्रायल करेंगे, जो उनको चीज़ अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिहाज से चाहिए, जो भी वित्तीय हुक्म है उनको मद्देनज़र रखते हुए वो ले लेगा। ट्रुप्स को उसकी कमी नहीं होगी। मतलब सब सेना पे आ गया कि आप कर लो। काफ़ी इसमें एक स्वतंत्रता दी गई है ताकि सेनाओं को अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए कमी ना झेलनी पड़े। सर जब हम इतना बदलाव नरेंद्र मोदी के आने के बाद सेनाओं में देख रहे हैं, और इसकी तो आजकल चर्चा भी होती है, और दो उदाहरण सामने हो गए। एक नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर घर में घुसकर ठोकने की बात होती है, और दूसरा अभी आपने बताया कि 62 का युद्ध जो है वो हम फौज की वजह से नहीं, प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व था या सोच थी उसकी वजह से हारे। तो वो डिफरेंस सामने है लोगों के। लेकिन जब आप सेनाध्यक्ष थे उस समय में, आपको कुछ याद आता है कि कौन से ऐसे डिसीजन थे जो आपको लगता था कि हम भारत को मजबूत करने के लिए कर सकते, या जैसे मुंबई अटैक हुआ उसके बाद क्या परिस्थितियां थी? आप उस वक्त भी घुस के ठोक सकते थे अगर सेना इतना मजबूत थी? देखिए, मुंबई हमले के बाद उस टाइम NSA कौन थे आपको याद होगा। उन्होंने अलग अलग एजेंसियों को बुलाया, सेनाओं के लोगों को भी बुलाया कि भाई इसका क्या कर सकते हैं। आप थे उस मीटिंग में? ये मुंबई अटैक के बाद की बात है। सबने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। किसी ने कहा हमारा मैंडेट नहीं है, किसी ने कहा जी कि कुछ किया नहीं जा सकता। और मुझे याद है कि जब मैं चीफ बनकर आया तो हमारा जो एक डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा कि जी ये हुआ है,
नारायणन साहब थे। उसके बाद इसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग बैठे और हम लोगों ने कहा कि हमारे पास भी कुछ इंटेलिजेंस आनी चाहिए, ताकि अगर कुछ हो रहा है तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कि अगर कुछ हो तो हम उसका उत्तर दे सकें। और इसीलिए टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न जो है वो बनी। उसमें कोई टेक्निकल कुछ नहीं था, नाम के लिए टेक्निकल रखा गया था। उसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंडेंट था सब कुछ। उसमें उसको मजबूत किया गया ताकि हमको दूसरी तरफ की भी खबर मिल सके। और क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम में भी कमी है, उसके बारे में यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, पर एक कमी है। तो एक सिस्टम तैयार किया गया और वो सिस्टम अच्छा बना, हमारी बहुत जगह पर पहुँच बढ़ी, हमें बहुत अच्छी चीज़ें को पता लगने लगा, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ गई, जो कैपेबिलिटी पहले नहीं थी। अगर वो चलती तो शायद और अच्छा उसको बनाया जा सकता था। अब क्योंकि वो पायलट प्रोजेक्ट था, तो जब मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा था, मैंने उस फाइल में लिखा कि भाई ये पायलट प्रोजेक्ट था, अगर अगले सेनाध्यक्ष इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। इसका हमको यही एडवांटेज मिला। पर जो भी है उस टाइम जिस कारण जो भी थे, वो सिस्टम ही बंद कर दिया गया, बल्कि जो लोग काम कर रहे थे उनको जो है ऐसा कर दिया गया कि वो साइकेट्रिक केस बन गए सबके सब। अरे बाप रे। तो एक कैपेबिलिटी आपने ख़त्म कर दी। और देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर सोर्स बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, दूसरी जगह पर सोर्स बनाना बड़ा मुश्किल है। और सोर्स जो है वो एक ही आदमी पर विश्वास करता है जिसने उससे पहले आके बात की है। ये उसकी और आपस के ट्रस्ट की बात होती है। वो आदमी चला गया, वो दूसरे के साथ नहीं जाता फिर। अब आज अगर आप कहो कि नहीं जी टीएसडी को दोबारा बना दो, उनको लगेगा टाइम करने के अंदर। वो जो चीज़ आपने हासिल की 2 साल के अंदर, ख़त्म, वो सोना गया। तो आजकल जो कई खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में कई लोग जो है, कई आतंकवादी जो है वो ऐसे ही मर जा रहे हैं चलते फिरते, और उसमें भारत का नाम आ रहा है कि भारत ही अपने दुश्मनों को निपटा दे रहा है। देखिए, मैं क्योंकि विदेश विभाग में भी रह चुका हूँ, मैं ये कहूँगा कि भारत अपने बचाव के लिए जो कुछ करना है वो करेगा। और कैसे करता है, क्या करता है, उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। और उसको जिस भी तरीके से आप रोक सकते हैं, वो देश हित की बात। बहुत कुछ है इसमें जो समझना चाहें। लेकिन सर, जब हम पीओके, मिशन पीओके की बात करते हैं, अब मैं उस पर आना चाहूँगा। नहीं, पहले चीज़ तो कोई मिशन पीओके नहीं है, ठीक है, पीओके है। पीओके है। तो ये जो बार बार अभी रक्षा मंत्री जी भी, राजनाथ जी भी कह चुके हैं कि भाई पीओके तो आएगा। ये पीओके की जो सोच है कि भारत पे पीओके आएगा, अखंड भारत, ये रियली पॉसिबल है? ये कैसे संभव है? और क्या ये चुनावी जुमला तो नहीं है? देखिए, पीओके या पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर, जिसमें गिलगित शामिल है, बाल्टिस्तान शामिल है, वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने नीचे पकड़ रखा है, वो सब शामिल है, भारत के अभिन्न अंग हैं, थे, रहेंगे। अभी कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। शायद अगर 48 के अंदर हम माउंटबेटन की सलाह पर यूएन नहीं जाते या लड़ाई नहीं रोकते, तो हो सकता है ये आज इसकी बात ही नहीं कर रहे होते। लेकिन वैसा नहीं हुआ और एक हकीकत हमारे सामने आई। सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया, कराची सीज़ फायर एग्रीमेंट 1949 का, उसके तहत सीज़ फायर लाइन बन गई।
सीज़फायर लाइन से भी बड़ी दिक्कतें थीं। और 71 की लड़ाई के बाद हमने कहा कि हम ये जो गलत फैसला लिया गया है इससे हमें निकलना चाहिए। तो हमने ग्राउंड के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई। हमने सीज़फायर लाइन को निकाल के बाहर फेंक दिया। हमने कहा हम ये कराची एग्रीमेंट, यानी अप्रत्यक्ष रूप में हमने ये बोल दिया कि कराची एग्रीमेंट का हमारे साथ कुछ वो नहीं, लेना देना नहीं, वो गलत चीज़ थी, वो गलत जाए। और अब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एग्रीमेंट हुआ। और लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एग्रीमेंट था 1972 का, उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है। उसमें कहते हैं कि नो साइड डिस्पाइट डिफरेंसेस टू द कॉन्ट्रेरी शैल अटेम्प्ट और चेंज द लाइन एज डिलिनिएटेड अंडर दिस एग्रीमेंट। एक तरीके से आपने उनको कह दिया कि इसको हम वही दर्जा दे रहे हैं आज जो कि हमारे बाकी सीमा का है। तो अगर आप हमको यहाँ पर तंग करोगे, हम कहीं भी आपको हमला कर सकते हैं। हम मानकर चलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला नहीं हुआ। उसके बाद 72 के बाद पहली एक अटेम्प्ट जो मैं कहूँगा जो कि हुई वो 1999 के अंदर हुई, कारगिल के टाइम पर, जब उन्होंने इस लाइन को चेंज करने की कोशिश की। और उस समय हमारे पास मकसद बहुत साफ था, हम कहीं भी जा सकते हैं। और जिस दिन हमने कहा हम कहीं भी जा सकते हैं, लड़ाई रुक गई। हमको भी पता है कि वो हिस्सा जिसके ऊपर, जिसको हम पीओके बोलते हैं, उस हिस्से में हालात अच्छे नहीं है। मैंने तो बहुत पहले बात है, कई बार मुझसे लोगों ने पूछा, मैंने कहा शांति रखिए, वो लोग अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि मेरा देखा हुआ है 2005 के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जम्मू और कश्मीर में, आया था मुजफ्फराबाद की तरफ से। काफ़ी उसमें नुकसान हुआ। हमने अपने लोगों की मदद की, अपने लोगों के लिए खाना पहुंचाया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरे पार लोग बाग हाथ ऐसे पसार के कहते थे हमको भी दे दो। पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान नहीं पहुंचा उनके पास। लोग हमारी तरफ से उनको एक तरह से मानवता के आधार पर उनको चीज़ें दी गई। तो अगर ये हालत है वहाँ पर, तो एक ना दिन तो आएगा जिस दिन वो कहेंगे कि बहुत हो गया। अभी वहाँ पे सड़क पे नारे वारे लगने शुरू हो गए। वही मैं कह रहा हूँ ना। तो इसीलिए मैंने तो बहुत पहले से कहा है, थोड़ा धैर्य रखिए। वो ज़्यादा दिन तक पाकिस्तान के कब्जे में रहने वाले नहीं हैं। आगे की सोचनी चाहिए हमको कि आगे हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और मानकर चलिए जो हालात आज चल रहे हैं पाकिस्तान के, ये एक दिन वहाँ के लोग ज़रूर कहेंगे कि हमको इनके नीचे नहीं रहना। तो वो दिन आपको कितना दूर दिखता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए डायनेमिक्स अलग अलग होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। और मेरा अपना विश्वास है कि इस चीज़ को धैर्यपूर्वक हम देखते रहें। और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक होंगी। थोड़ा इसको अगर और समझें कि पीओके के लोग अगर ये मन बना ले कि हमको भारत के पास ही जाना है, उसमें फिर भारत की भूमिका क्या होगी और फौज की भूमिका क्या होगी? देखिए वो तभी मैंने कहा कि हमको अलग अलग सिनेरियोज़ के बारे में सोचना चाहिए, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, वॉर गेमिंग करनी चाहिए। होता है तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे वहाँ पर वो चीज़ लाने की कोशिश करेंगे जो हमारी तरफ के हिस्से में है, ताकि लोग बाग शांतिपूर्वक विकसित राष्ट्र के अंदर रह सकें। क्योंकि फिर ये नहीं हमने देखना कि वो हमारे लिए एक नासूर बन जाए, वो नहीं होना। आपके टेन्योर में जो कश्मीर था वो कैसा था? अगर आप देखें, अगर 2004 से आज तक देखें, बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। कई बार क्या होता है कि
इस मामले में अगर आपकी पॉलिसीज़ एक सार नहीं होती हैं तो गड़बड़ होती है। आपको एक चीज़ बनानी है कि मेरे को ये करना है, और उसके बाद पूरा सरकार का तंत्र उस चीज़ को लेकर चले। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं जी आज फलां आदमी बदल गया तो इसको बदल दो, फिर गड़बड़ होती है। और उसमें पूरी सरकार जब तक नहीं लगेगी तब तक काम नहीं होता, क्योंकि सरकार के हर डिपार्टमेंट का वहाँ पर काम है। सेनाओं का काम है, सेनाओं का जो काम है सेना करेंगी, उसमें पुलिस बल शामिल है वो भी उनके साथ रहेंगे, उसमें अर्धसैनिक बल हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। सिक्योरिटी के अलावा भी तो और चीज़ें हैं। मैं ये कहूँ कि जो विकास होना चाहिए था कश्मीर में, अगर वो होता और जितना पैसा भारत ने लगाया है तो शायद आज कश्मीर का रूप ही अलग होता। तो पैसा जा कहाँ रहा था 3-4 परिवारों में? महल बन रहे थे, लोग वो बहुत लोग, वो 3-4 परिवार नहीं, कई लोग उसमें बेनिफिशरीज हैं। यानी उस टाइम भी 2004-2005 में श्रीनगर में जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी कहीं नहीं थी, नए नए घर बन रहे थे। कहाँ से आ रहा था पैसा? और आपको अंदाज़ा लग जाएगा आज शायद पूरे कश्मीर में इतने टेररिस्ट ना हों। मैं 1 साल और 10 महीने के करीब कमांड में रहा, विक्टर फोर्स की कमांड में। हमने तकरीबन 400 आतंकवादी मारे, कोई किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठी। क्लीन ऑपरेशन थे, इंटेलिजेंस ड्रिवन थे, हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी का अच्छा तालमेल था। इलाका शांत हो गया। आज पूरे कश्मीर में 400 नहीं है हम तो उस टाइम के हालात और अब के हालात में फ़र्क है, और अब जब 370 चला गया तो और फ़र्क आ गया है। 370 का इम्पैक्ट क्या था ये जो चीज़ें बढ़ी हुई थी इस पर? देखिए 370 का इम्पैक्ट मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से बोलता हूँ। पहली बार कश्मीर गया था जब मेरे पिताजी वहाँ पे पोस्टेड थे। 1962 से पहले की बात है। स्कूल में छुट्टियों में मैं वहाँ पर गया था, और मुझे याद है हम लोग श्रीनगर गए, कहीं किसी दुकान से कुछ लिया होगा तो एक बुज़ुर्ग आदमी तो कहा, बेटा इंडिया से आए हो? ऐसे मैं भी मुझसे कहा हाँ जी। बाद में आकर मैंने अपने पिताजी से पूछा ये इंडिया नहीं है क्या? वो भी हंसे, बोले यहाँ के लोग सोचते हैं कि इंडिया नहीं है। ये फ़र्क था 370 के रहने से। लोगों के दिमाग में एक बैरियर बन गया था कि हम भारत में नहीं हैं, हम अलग हैं। चाहे वो ये भी ना बोलते हो कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो अपने आप को अलग समझने लग गए थे। ये 370 के कारण था। ये जब तक नहीं हटता तब तक लोग बाग स्वाभाविक तौर पर ना विकास के अंदर शामिल हो सकते हैं, ना विकास करवा सकते हैं, ना ही वहाँ पे कोई प्रगति हो सकती है। मुझे किसी ने अभी रिसेंटली ये बताया कि मैं कई बार कश्मीर जाता रहता था, और पहली बार ये हुआ कि जब मैं कश्मीर गया तो वहाँ किसी ने नहीं पूछा कि तुम इंडिया से आए हो। 370 हट गया होगा। हाँ 370 हट गया। देखिए 370 का ये मेंटल बैरियर था, और मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसको, जब ये अस्थाई एक चीज़ थी तो इसको रखा क्यों गया? ये तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था। सर, जब अब ये कश्मीर में आप लोग प्रयास कर रहे थे बतौर सैनिक या सेना प्रयास कर रही थी चीज़ें नॉर्मलाइज हों, और फिर इधर एक सेंटर में सरकार बैठी हो जो अलगाववादियों से बात कर रही है, जिनका नाम ही आपने अलगाववादी रखा हुआ है, सेपरेटिस्ट, तो वो आपको फ्रस्ट्रेट करता था कि इनसे क्यों बात हो रही है? जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमको नहीं करनी है बात भाई। करनी नहीं चाहिए। ये एक जो गलत धारणा लोगों के मन में बनी ना, अरे जिलानी साहब से बात कर लो शायद ठीक हो जाएगा। अरे जिलानी साहब तो उसका मज़ा ले रहे थे। उनके टाइम में होता क्या था, उन्होंने कहा कि मैं फ़ला जगह मीटिंग करने जा रहा हूँ, उससे पहले एक युवाओं की टीम जाएगी, सब बंद करो बंद करो बंद करो, सब दुकानें बंद हो जाएंगी। कोई आदमी तंग नहीं होना चाहता, दुकानदार है, व्यापारी है, अपनी गाड़ी भी हटा लेगा। उसके बाद उनका काफिला आएगा, अखबार में छपेगा। शहर बंद था, और उसमें वो आपके वीडियो इफेक्ट के लिए
गाड़ी होगी जिसमें वो चिल्लाएंगे हमको चाहिए आज़ादी। सब नाटक था, और उस नाटक के अंदर हम उसको बढ़ावा दे रहे थे कि अजी हम उनसे बात करेंगे। किस लिए बात करनी है? वो आपके देश, वो आप अपने आपके देश में रहना ही नहीं चाहते, उनको तो भेज देना चाहिए था, बच्चे कहीं बाहर पढ़ाते हैं। तो ये 370 का हटना ज़रूरी था, और मैं तो कहूँगा कि चिरकाल तक लोगों को इस सरकार को बधाई देनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ को जो बहुत पहले हट जानी चाहिए थी, हटा दी। ये लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे लगता है शायद आप बोल रहे हैं तो लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि जिन्होंने अपने, मतलब जिनको इतनी कश्मीर की चिंता थी, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे थे और